नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषकों के विकास के लिए कई अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं। देश भर में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, देश भर में किसानों को एक नई दशा और दिशा देने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। कई अनुसंधान केंद्र ऐसे हैं जो विकास को गति दे रहे हैं। किस तरह से रांची स्थित पलांडू में जो हमारा अनुसंधान केंद्र है किसानों को विकास में गति दे रहा है, आज इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ए.के. सिंह। डॉक्टर ए.के. सिंह कृषि अनुसंधान केंद्र में बतौर प्रधान कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जोहार किसान भाइयों। किसान भाइयों, हम तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब, जब हम अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण केंद्र है पूरे राज्य के लिए। हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी स्थापना और अब तक ये किन किन कार्यों से जुड़ा हुआ है, किस तरह ये किसानों के लिए सहायक है। ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हमारा जो अनुसंधान केंद्र पलांडू रांची में अवस्थित है, इसकी नींव 1979 में रखी गई थी। आदिवासी सब परियोजना में इसका निर्माण हुआ था और उस समय चूँकि हमारे झारखंड प्रदेश के वह पहले भी और अभी भी बागवानी फसलों के लिए बहुत ही अनुकूल थी, इसलिए फल, सब्जी, फूल इस पे अनुसंधान करने के लिए, इस पे प्रशिक्षण देने के लिए किसान भाइयों को और इस पे प्रसार में जो भी गतिविधि देने के लिए ये केंद्र खोला गया था। और तब से आज तक ये केंद्र पिछले 44 वर्षों से अपने झारखंड प्रदेश के साथ साथ जो हमारे पूर्वी भारत के 7 प्रदेश हैं, इसमें हमारा बिहार भी आता है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आसाम का निचला हिस्सा है, वेस्ट बंगाल है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी करीब 16 जिलों के लिए हम लोग शोध और अनुसंधान तथा प्रशिक्षण प्रसार का काम कर रहे हैं। बड़ा क्षेत्र है इसका। बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो जैसे किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं, आप बहुत सारे किसान इससे जुड़े हुए हैं, किस तरह से अपनी योजनाएं बनाते हैं ताकि किसान इससे जुड़े और इससे लाभ प्राप्त करें? हमारी जो योजना मुख्य रूप से हम लोग सबसे अधिक प्रसार के साथ के अलावा अनुसंधान पे जोर देते हैं, क्योंकि प्रतिदिन नई नई चुनौतियों का सामना हमारे किसान भाइयों को करना पड़ता है। शोध पे काफ़ी हम लोग मेहनत करके, काफ़ी परिश्रम से मतलब अच्छी किस्मों का विकास, खास तौर से हमारा केंद्र, हमने पहले कहा हम लोग बागवानी फसलों पे काम करते हैं, तो इसमें फलदार पौधों की कौन सी उन्नत किस्म इस क्षेत्र के लिए होनी चाहिए, सब्जियों की कौन सी उन्नत किस्में होनी चाहिए, या दूसरे हमारे जो बागवानी फसलें हैं उनको कौन सी फसल की खेती इन क्षेत्र में उपयुक्त होगी, उन सब पे हम लोग अनुसंधान करते हैं। उनके पानी की कितनी ज़रूरत है, उनमें रोकथाम के लिए अच्छी कृषि पद्धति क्या क्या होनी चाहिए, जल का संरक्षण कैसे होना चाहिए, तमाम विषयों पर खास तौर से हम लोग बागवानी फसलों पर हम लोग काम पिछले 44 वर्षों से कर रहे हैं और उसका परिणाम भी हमारे झारखंड के किसान भाई तो उठा ही रहे हैं। साथ साथ हमारा जो पूर्वी भारत है, मैंने कहा 7 प्रदेशों में हमारी पहुंच है, उसके लिए भी किसान भाई हमारे केंद्र से लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल। चूँकि ये केंद्र रांची में है और रांची के आसपास के कई क्षेत्र हैं जो काफ़ी उपजाऊ हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पारंपरिक ढंग से खेती करते हैं, अनुसंधान का काम आपके यहाँ चलता है, बहुत सारे आपने किस्मों को विकसित किया है। कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं डॉक्टर साहब जिसको अनुसंधान केंद्र की ओर से विकसित किया गया है? देखिए, हम लोग अगर अनुसंधान की बात करें, जो कि हमारा एक प्रमुख क्षेत्र है, हमारे झारखंड प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे भूमि अम्लीय है जी। तो यहाँ पे हमारी जो जीवाणु मुरझा रोग है, खासतौर से जो सोलेनेसी परिवार की सब्जियां हैं, टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च, इन पे जीवाणु मुरझा रोग बहुत आता है। हम लोगों ने काफ़ी उन्नतशील किस्मों का विकास, खास तौर से अगर हम टमाटर की बात करें तो इसमें हम लोगों ने संकर किस्म का भी विकास किया है। स्वर्ण संपदा एक बहुत ही अच्छी किस्म है जिसकी खेती हम लोग गर्मी, बरसात और जाड़े तीनों मौसम में कर सकते हैं। इस सामान्य किस्मों में स्वर्ण विजया बहुत ही अच्छी किस्म है और पाली हाउस में प्राकृतिक रूप से खेती करने के लिए
खुले हवादार जो हमारे पाली हाउस है, उनके लिए हम लोगों ने असीमित बढ़वार वाली स्वर्ण कंचन किस्म का विकास किया है। और साथ साथ हम लोगों ने अभी बीमारी क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पे आ रही थी, उन्नत 3 किस्में प्रभावित हो रही थी, तो अभी हम लोगों ने ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी पे काम शुरू किया है। बड़ा अच्छा परिणाम उसका आया है। हमारी ऐसी किस्में जो कि जिनमें कि जीवाणु मुरझा रोग फिर से आना शुरू हो गया था, उनको हम लोग बैगन की जड़ पे ग्राफ्टिंग करके उसका उत्पादन ले रहे हैं। इसी में सफलता हम लोग मिली है स्वर्ण वैभव किस्म से। वो पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे था, करीब 10 टन तक की यील्ड हमको मिलती थी उससे, लेकिन बाद में बीमारी का प्रकोप जब बढ़ा तो हम लोगों ने अभी अच्छे बैगन के किस्मों को खोजा और उस पे इसका हमने ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी से इसके पौधों को किसानों और झारखंड ऐसे भी बैगन और टमाटर के लिए तो प्रसिद्ध है भी, गोभी के लिए भी प्रसिद्ध है। बैगन में भी हम लोगों ने बड़ी स्वर्ण अभिलंब है, स्वर्ण श्यामली बहुत पुरानी किस्म हमारी अभी तक भी चल रही है, स्वर्ण नीलिमा शंकर किस्म है, स्वर्ण शक्ति है। तो बैगन में भी उन्नतशील किस्में हम लोग विकसित किए हैं। इसके साथ साथ शिमला मिर्च में भी हमारी किस्में बहुत अच्छी किस्म निकाले जो कि बरसात के मौसम में खेती होती है। इसके अलावा हमारा मिर्च पे है, स्वर्णपूर्वा है, और खीरा पे है, स्वर्णपूर्णा है, और झिंगी पे, नेनुआ पे। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ऐसे मौसम में जब बारिश की पानी की ज़रूरत होती है और बारिश के सहारे ही हम लोग खेती करने के लिए सब्जी सोयाबीन की एक उन्नत किस्म हम लोगों ने विकसित किया है, जो कि 25 जून से लेके 7 जुलाई के बीच, उसकी 15 जुलाई के बीच बुआई होती है और बरसात के मौसम में वो किस्म तैयार हो जाती है। हरी फली दाने के रूप में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। एक बहुत बड़ी उसमें क्रांति आई है। और साथ साथ उसका हम लोग दाने से दूध और टोफू पनीर भी बना रहे हैं और दही भी बन रहा है। और सबसे विशेषता क्या है कि उसमें जो एक महक होता है सोयाबीन का, वीनी फ्लेवर बोलते हैं, वो हमारे इस सब्जी सोयाबीन में नहीं है। इसके साथ ही साथ हम लोग कोहड़े में और लौकी कद्दू में हम लोगों ने स्वर्ण अमृत किस्म को विकसित किया है, जो हम लोग बाज़ार में देख रहे हैं कि हमारा 1 से 1.5 किलो के बीच जो कोहड़ा आ रहा है वो हमने केंद्र से विकसित किया है, स्वर्ण अमृत उसका नाम है। और क्योंकि पहले बड़े बड़े कद्दू होते थे, लोगों को उतना पसंद नहीं आता था, तभी बाज़ार में फैमिली साइज में वो करीब 1 से 1.5 किलो के बीच भी पम्पकिन बाज़ार में आ रहा है। लौकी में अच्छी किस्म हम लोगों ने विकसित किया है। इस तरह से करीब 52 किस्मों हम लोगों ने सब्जी फसलों में विकसित की है, जो कि लाभ किसान भाई हमारे प्रदेश के उठा रहे हैं। साथ साथ दूसरे प्रदेश के जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके भी किसान भाई इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अनुसंधान केंद्र का दायरा बहुत बड़ा है, कई राज्य इसमें शामिल हैं, तो इतने सारे किसानों को सीधे प्रशिक्षण देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए कुछ योजनाएं अनुसंधान केंद्र की ओर से हैं कि कितने लोगों को किस तरह से प्रशिक्षित किया जाए? किसान प्रशिक्षण एक बहुत बड़ी बात है और बिना तकनीकी ज्ञान के आजकल कृषि कार्य को करना या कोई भी ऐसी फसल की खेती करना जिससे कि हम 2 गुनी 3 गुनी आमदनी की बात करते हैं, संभव ही नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए कई तरह के प्रोग्राम हैं जो कि किसान भाई अलग अलग जगहों पे प्रशिक्षण लेते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया कि कम से कम साल में करीब 20 प्रशिक्षण हम लोग 25-25 का बैच चलता है, 3 दिवसीय और 5 दिवसीय प्रशिक्षण वो मास्टर ट्रेनर के लिए हम लोग आयोजित करते हैं। जो कि हमारा उद्देश्य क्या रहता है, उनको ऐसा ज्ञान हम दें जो हमारे 10 से 12 तक जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जिसे हम लोग पौधशाला प्रबंधन पे प्रशिक्षण देते हैं। अच्छी तरह से सब्जी फसलों की खेती कैसे की जाए, फलदार पौधों की खेती कैसे की जाए, पौध सुरक्षा के ऊपर, सब्जी बीज उत्पादन के ऊपर, इन कई विषयों पर, जल संरक्षण के ऊपर हम लोगों ने ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं। 3 दिवसीय प्रोग्राम भी है, 5 दिवसीय प्रोग्राम है। और वो हम लोग मास्टर ट्रेनर की बात करते हैं। एक तरह से वो गांव में जाके या अपने
कम्युनिटी में जाकर के विलेज लेवल पे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उस बात का प्रचार प्रसार करें और हम लोगों के साथ उनको लिंकेज कराएं। बिल्कुल, क्योंकि उससे हमारा बहुत सफलता हमको इस कार्यक्रम में मिली है और कई जिलों के किसान भाई आकर के प्रशिक्षण लेके गए हैं। वो एक उनसे हमारे साथ लाइजनिंग हो जाती है, उनसे होती है, फिर वो अपनी लाइजनिंग किसानों के साथ करके एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है और हम इस तरह से अपने ज्ञान को, तकनीकी ज्ञान को, तो जैसे कोई मास्टर ट्रेनर जो आप चुनते हैं, उसके चुनाव वो गांव की तरफ से ही होता है या आप उसके लिए कुछ विशेष ये हमारे जो कई संस्थाएं हैं उसमें हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट दोनों की तरह से वो लोग अपने लेवल पे कार्यक्रम करने के, उनके पास उस तरह का धन की उपलब्धता रहती है। हम लोगों ने 25 के बैच को किसानों के रहने के लिए व्यवस्था की है, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था की है, लेकिन जो वित्तीय सहायता होती है वो हमारे जो, तो चाहे पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन हो, ये अपना वित्तीय सहायता करके उन बैचेज को ले आते हैं, तो उससे इनका काम भी पूरा होता है और हमारा भी काम पूरा होता है। हम तकनीकी वैज्ञानिकों की टीम है, तकनीक से हमारे जो फील्ड में काम करते हैं उनकी टीम है, वो सब उनका प्रशिक्षण करते हैं और इस तरह से बाद में, प्रशिक्षण के बाद भी कोई ज़रूरत पड़ती है वो हम लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहते हैं और उनके फ़ोन पे भी हम समस्याओं को निस्तारण करते हैं। बिल्कुल, ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब प्रशिक्षण की। जो किसान कुछ खेत में लगा रहे हैं उनको सफलता नहीं मिल पा रही, वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ प्रशिक्षण वगैरह का भी कार्यक्रम ये तो हमने कहा प्रशिक्षण की तो एक अलग व्यवस्था होगी। हमारा केंद्र हमेशा किसान भाइयों के लिए खुला रहता है और अपने झारखंड प्रदेश के ही नहीं, दूसरे जो मेरा 7 प्रदेश तक मेरा कार्य क्षेत्र है, वहाँ के लोग तो आते हैं और वो समूह में आते हैं भ्रमण के लिए जी। एक दिवस वो आए, कुछ लोग कभी 15 लोग कभी 20 लोग, प्रतिदिन हमारे यहाँ इस तरह के लोग आते हैं और जो भी फसल रहती है वैज्ञानिकों के साथ, तकनीकी अधिकारियों के साथ उनका वार्ता होती है और उनको हम बैठ के भी बताते हैं, तो उसका कोई शुल्क भी नहीं है। वो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे जो तकनीकी अधिकारी हैं, उनको तकनीकी ज्ञान देते हैं और उनको हमारे पास बीज, सब्जियों के बीज लगभग हर समय उपलब्ध रहता है सीजन के हिसाब से। तो कोई भी किसान आता है तो कुछ उसको बीज मिल गया तो खुश होता है, तो उसकी व्यवस्था और पौधों की व्यवस्था। हमारा जो फलदार पौधे हैं वो तो खास तौर से हम अगस्त, जुलाई और अगस्त के बीच ही बेचते हैं, लेकिन और ऐसे पपीता के पौधे हो गए पूरे साल उसकी बिक्री होती है, और जो हमारे अलंकृत पौधे हैं उनकी पूरे साल बिक्री होती है। तो एक बहुत बड़ा समूह प्रतिदिन हमारे केंद्र का भ्रमण करता है और उसका फ़ायदा भी उठाता है, क्योंकि उनको उन्नत किस्म के सब्जियों के बीज, उन्नत किस्म के पौधे मिलते हैं, तो कुछ न कुछ लेके वो जाते हैं। इससे उनका लगाव और जुड़ाव हमारे केंद्र के साथ बढ़ता ही रह रहा है। बिल्कुल, कई बार तो हमने ये भी देखा है कि आपके जो विशेषज्ञ हैं वो खेतों में भी जाते हैं या कुछ गाँवों में भी आप बहुत सारे प्रशिक्षण और प्रत्यक्षण का भी काम करते हैं। ये इससे किस तरह से आप करते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं अपने किसानों को? जब कोई भी नई तकनीकी, नया ज्ञान हम विकसित करते हैं तो किसानों को ले जाने की, उनके खेत पे जाके हम सीधे प्रशिक्षण करते हैं जी। जैसे अभी हम लोगों ने अपने फार्म के आसपास जो कुटियातू गांव है, 1000 किसानों के साथ हम काम कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर आदिवासी हमारे किसान भाई, खासतौर बहनें ज़्यादा हैं उसमें। उनको हम लोगों ने कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाना, जैसे मशरूम की खेती करना, मुर्गी पालन करना, दूध उत्पादन के लिए गाय और भैंस की व्यवस्था करना, उनके पशुओं का टीकाकरण करना समय आने पे, तो एक तरह से बहुत बड़ी क्रांति आई है। उसमें हम लोगों ने उनको खेती करने के लिए, सब्जियों की खेती के लिए और इवन दलहन और तिलहन और फसलों की खेती करने के लिए, पशुपालन, मुर्गी पालन के लिए, मशरूम पालन के लिए, इस सब में हम लोगों ने उनको प्रशिक्षित किया है और अभी वो काफ़ी खुशहाल हैं। और कई किसान तो जो पहले मजदूरी भी करते थे, वो अभी अपने खेत में जो उनके पास ज़मीन है वहाँ पे खेती बाड़ी करके अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, आपके तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं डॉक्टर साहब, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे कृषि से नहीं जुड़े हैं लेकिन वो एंटरप्रेन्योर की तरह आना चाहते हैं। क्या अनुसंधान केंद्र में उनके लिए भी कुछ व्यवस्था है जो एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ना चाहते हैं? आजकल बहुत से
स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं जिसमें कि लोग स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उनको हम लोगों ने, हमारे पास हमको अपने यहाँ उनको ABI के रूप में, इनक्यूबेटी के रूप में प्रशिक्षण देते हैं। करीब 10,000 एक आदमी का फीस है साल भर के लिए। वो फीस हम उनसे लेते हैं और जिस क्षेत्र में उनका झुकाव हो, मान लो कोई कहता है हमको मशरूम उत्पादन में एक मास्टर स्किल डेवलपमेंट करके एक व्यवसाय के रूप में लेना है, तो उस पे उनको पूरे साल हम लोग तकनीकी ज्ञान देते हैं। उनको कैसे सारी समस्याएं, कहाँ से लोन मिलेगा, कैसे इंडस्ट्री लगेगी, वो सारी बात बताते हैं। तभी हमारे पास करीब 15 से 20 इस तरह के एंटरप्रेन्योर रजिस्टर्ड है, जो कि विभिन्न आयामों में, कुछ लोग मछली पालन के क्षेत्र में, कुछ लोग मुर्गी या पशुपालन के क्षेत्र में, और झारखंड में तो मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में आप अभी एक हमारा ही झारखंड का एक लड़का रजिस्टर्ड किया है। वो मतलब जैविक खेती की बहुत बात होती है, तो वो जो बाल की कटिंग होती है, बाल से वो कुछ डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड कुछ बना के उस पर काम कर रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग हम लोग भी सुने, तो उसको भी हम लोग मेंटरशिप दे रहे हैं। और उसके जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसको हमने अपना कहाँ उसका परीक्षण होगा, कैसे उसकी क्वालिटी गुणवत्ता पर, वो सब ज्ञान उसको हम देते हैं। तो वो लड़का यही का है, अपना लगा हुआ। हमें आने वाले समय में ये जो तो बाल, हमारे जो आदमी के बाल हैं या जो बाल दुकानों में हेयर कटिंग होती है, वो भी एक उर्वरक के रूप में, उनका जैविक उर्वरक के रूप में, ये एक इनोवेशन है। वो लड़का लगा हुआ है और बोला, हमको लगता है सफलता मिलेगी, एक स्टेज पार किया है। अभी कुछ दिनों में लगता है एक नया प्रोडक्ट उसका डेवलप कर ही ले जाएगा। बिल्कुल। आपने बातों क्रम में जैविक खेती की बात की। लगातार हम देख रहे हैं कि जलस्तर घट रहा है, मिट्टी की जो क्षमता है, उपजाऊ क्षमता है, वो भी खत्म हो रही है। ऐसे में आप किसानों को जैविक खेती के लिए भी किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं? हम लोगों ने जैविक खेती को इस रूप में बढ़ावा दिया कि अभी तो जैसे वर्मी कंपोस्ट का, केचुआ की खाद की बात चल रही है। वर्मी कंपोस्ट बनाने का एक तकनीकी ज्ञान हम लोग किसान भाइयों को दे रहे हैं, उनका मेंटरशिप भी कर रहे हैं। क्योंकि जो गोबर की सड़ी हुई खाद है, इसकी उपलब्धता बहुत कम हो गई है। लोग काफ़ी कम पशु रख रहे हैं, खासतौर से जब से हमारे अधिक दूध देने वाले गाय या भैंसे आ गई हैं, तो लोग देसी गाय उतना नहीं रख रहे। लेकिन देसी गाय रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको जब तक प्रचुर मात्रा में गोबर नहीं मिल रहा है, तो कचुआ की खाद तो कैसे बनेगी, वो तो उसमें भी यूज होता है। लेकिन जो हमारा सड़ी हुई गोबर की खाद है, उसमें मेन कंपोनेंट तो हमारा गोबर ही है। तो उसके लिए पशुपालन फिर से लोगों को करना पड़ेगा और घर घर एक विज्ञान को फैलाना है कि हमको अपनी सड़ी हुई गोबर की खाद बनाना है। मिट्टी में जीवांश बढ़ेगा, क्योंकि पहले हम लोग 200 क्विंटल 2.5 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद की सिफारिश का होती थी, 200 से 250 क्विंटल, 20 से 25 टन। तो अभी हम दे नहीं पा रहे हैं, तो उपलब्धता ही नहीं है। इसलिए अभी मेरा, अगर कोई भी किसान भाई गोबर की सड़ी हुई खाद या केचुआ की खाद बनाएगा, तो खरीदने वाले ग्राहक उसके घर तक पहुंच जाएंगे। बहुत डिमांड है। तो मेरा एक संदेश ये भी है कि हम लोग पशुपालन की तरफ जुड़े और शुद्ध गोबर की खाद और केचुआ की खाद। केचुआ खाद तो घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। ऑलरेडी उसका केचुआ मिलता है, बहुत कम मेहनत में, कम तकनीकी ज्ञान में। उसको आजकल तो रेडीमेड वर्मी बेड भी आ गए हैं। पक्का अगर बड़े पैमाने पे करना है तो फिर सीमेंटेड के पक्के टब बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर वर्मी कंपोस्ट में भी किसान भाई कर सकते हैं। तो ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि रोजगार की बहुत मतलब संभावनाएं हैं। और किसान भाई अगर इन 2 क्षेत्र में जाते हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा पैसा कमा पाए। बिल्कुल। और कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं और जैविक खेती को बढ़ावा प्रयोग होता है। तो तमाम जो हमारे जैविक खेती में जो तमाम चीज़ें यूज होती हैं, उनमें गौमूत्र का भी एक अपना है, उसका भी एक पंचागव्य बनता है, जिसको कि छिड़काव करके कीड़े मकोड़े को रोकथाम आसानी से कर लेते हैं किसान भाई। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक लंबा समय हुआ है अनुसंधान केंद्र का, कई दशकों से ये काम कर रहा है। पिछले कुछ समय में जो परिवर्तन हुए हैं और अभी जो, कितना अंतर आप पाते हैं? देखिए, प्रतिदिन नई नई तकनीकें विकसित होती रही हैं और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब आदमी उसको काम में लग जाता है। सबसे बड़ी क्रांति आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो बिचड़ा उत्पादन की क्रांति, पहले हम लोग भी
करीब 15 साल पहले तक तो ज़मीन में ही सब्जियों का बिचड़ा उत्पाद करके उसको निकाल के रोपाई करते थे या किसान भाइयों को देते थे। इतनी बड़ी क्रांति आई प्रोट्रे में सब्जी बिचड़ा उत्पादन करके कि ज़मीन में बिचड़ा उत्पादन तो आप भूल गए, लोग आप देख भी नहीं सकते। बिल्कुल। बहुत बड़ा इसमें इनोवेशन हुआ है। और पहले तो भाई बीमारी से बचने के लिए ट्रीटमेंट करना, अभी स्टरलाइज कोकोपीट आ रही है। स्टरलाइज्ड है, उसको 10 बाल्टी के पानी में डालिए और उसके तुरंत वो स्वेल कर जाता है। वो फूलने के बाद उसको कप में डाल दीजिए और एक एक बीज डाल दीजिए, तो 3 सप्ताह में 100 पौधा आपके तैयार हो गई। और उसको चाहे आप मार्केटिंग करिए, यहाँ से लेके कहीं भी लेके जा भी सकते हैं। तो बहुत बड़ी क्रांति आई है बिचड़ा उत्पादन में। बिल्कुल। हम डॉक्टर साहब जब बात करते हैं विकास को गति दे रहा है ICAR जो हमारा पलांडू है, तो विकास में आर्थिक तत्व जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक तत्वों में हम देखते हैं अक्सर डॉक्टर साहब कि जो किसान खेती कर रहे हैं वो मौसम के आधार पर खेती करते हैं। जब बाज़ार में टमाटर की कीमत बहुत घट जा रही है, ऐसी स्थिति में टमाटर लेकर आ रहे हैं जिससे उनको नुकसान हो जा रहा है। क्या अनुसंधान केंद्र कुछ ऐसी बातें किसानों को बता या सिखा रहा है या उन तक पहुंचा रहा है ताकि वो मौसम के अनुसार जो खेती करें उसके अलावा भी अगाध खेती कर लें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले? कोई भी सब्जी उत्पादन की बात अगर हम करते हैं तो बेमौसमी का मतलब उसको हम अगर 15 दिन पहले भी बाजार में मेरी फसल आ जाती है तो पैसा मिल जाता है। हम लोगों ने देखा कि जितने भी, अगर हम कुकुरबिट्स कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें तो उसको जाड़े के बाद फरवरी मार्च में पहले हम लोग उसकी बुआई रोपाई करते थे। अभी हम लोगों ने तकनीक निकाली कि भाई प्लास्टिक के ट्यूब में पौधे को किसी छाया जगह पे जहाँ पे पॉली हाउस है वहाँ पे उसको डाल करके 1.5 महीने का पौधा तैयार कर लें। उसको जब हम शिफ्ट करते हैं तो हमारी फसल 1.5 महीने पहले आ जाती है। ये उन्नत तकनीक का ही एक परिणाम है कि हम लोग उसका एक अगाध फसल ले रहे हैं। इसी तरह से अगर हम प्लास्टिक की सुरंग टाइप 1 मीटर की बना देते हैं, 1 मीटर चौड़ाई में और 1 मीटर की ऊंचाई में हाफ मून टाइप बना देते हैं और उसमें बिचड़ा कद्दू वर्ग सब्जियों को डाल देंगे और थोड़ा सा प्लास्टिक को ऊपर से काट देते हैं तो सनलाइट आती है। इससे भी हमारी फसल 1.5 से 2 महीने पहले आ जाती है। नवंबर के महीने में बुआई कर देंगे और उसमें कीमत अच्छी जो बुआई हमको फरवरी मार्च में करना, नवंबर में कर देंगे उसको प्लाई ट्यूब में। ये तकनीक, इसका प्रयोग पूरे देश में, हमारे प्रदेश के ही किसान भाई करें, पूरे देश में एक तकनीकी विकसित फैली है पूरी। कि लोग पहले फसल आएगी, जैसे देरा लैंड कल्टीवेशन होता है तो अभी जैसे पानी खत्म होता है लोग सोइंग कर देते हैं और उसको वहाँ जब मिट्टी बालू गर्म रहता है, जर्मिनेशन हुआ और सरकड़ने से छाया दे देते हैं। तो पहली फसल हमारा देरा लैंड के जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे नदी के किनारे की फसल कुकुरबिट्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से किसान भाई अगर पॉली टनल ट्यूब का प्रयोग करेंगे या बिचड़ा उत्पादन पॉली हाउस में प्लास्टिक की थैलियों में करेंगे तो 2 महीने 1.5 महीने फसल उनकी पहले आएगी, निश्चित रूप से बाजार भाव दुगना मिलेगा उनको। तो ये सब तकनीकें आई हैं और इनका प्रयोग भी हो रहा है। तो इसी तरह से सिंचाई, पहले हम लोग फ्लड की सिंचाई करते, खुला पानी देते थे। अभी कोई आदमी मुश्किल से खुला पानी देने अगर है तब भी नहीं करेगा, क्योंकि जब हम खुला पानी देते हैं तो वो खुला पानी बर्बाद होता है हमारा, उससे खरपतवार निकलता है, उससे बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है, उससे हमारे पौधे की पत्तियां और झुलस जाती हैं या उसमें ग्रेनेल मुरझा जाती हैं, एक बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए टपकन सिंचाई विधि और मल्च का प्रयोग, अभी प्लास्टिक का मल्च आप देख रहे हैं, इससे बहुत बड़ी क्रांति इसमें आई है। और अभी तो ऐसे मल्च का भी आविष्कार हो रहा है जो कि डालने के बाद मिट्टी में मिल बायोडिग्रेडेबल मल्च, मिट्टी में वो सड़ जाएंगे, खाद के रूप में चले जाएंगे। ऐसा भी अनुसंधान हो रहा है। तो अभी प्लास्टिक मल्च और ड्रिप इरिगेशन और प्रोट्रे वेजिटेबल कल्टीवेशन, चाहे उधर फ्रूट ट्रीज का भी प्रोट्रे में प्लास्टिक ट्यूब में हो रहा है, बहुत बड़ी क्रांति आई है और इसका बहुत बड़ा लाभ, आर्थिक असर इसका पड़ा बड़ा है। लाभ गया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कब बारिश होगा कब क्या होगा पता नहीं है। पहले पता था भाई गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ेगा बारिश नहीं, लेकिन अभी मौसम ऐसा हो गया मजबूरन वो सोचना पड़ा। और प्रोट्रे कल्टीवेशन वेजिटेबल सीडलिंग का एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे आमदनी का जरिया भी है। कम, अब हम लोग गांव में जाते हैं देखते हैं कि बहुत सारे लोग पॉली हाउस बना करके उसमें
अच्छा, हम गए, दे दिए, मेरा इतने ग्राम सब्जी का पैकेट दे दिए और वो कुछ पैसा लेते हैं, बना के सीडलिंग दे देते हैं। ऐसा भी हो रहा है। जी, जी। एक बिजनेस के रूप में, मॉडल के रूप में लोग कर रहे हैं। सिर्फ सब्जी उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको भी वो उससे भी पैसा बता पा रहे हैं। हाँ, हाँ। तो इस तरह से बहुत बड़ा एक बदलाव तो आया है और आगे और भी अच्छी अच्छी तकनीक हम लोग किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को आप या हमारे दर्शकों को इस विषय पर? देखिए, हमारा मेजर एक संदेश यही किसान भाइयों के लिए है कि अब वो समय आ गया है कि अपने आप को एकदम तकनीकी ज्ञान से पूरा लैस करना पड़ेगा। हमको ज्ञान की कमी अगर रहे तो हम खेती बाड़ी कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि हर पग पे नई तकनीकी है। जैसे टमाटर पे सहारा देना बहुत ज़रूरी है। तो अपने ज्ञान को, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, अनुसंधान केंद्र के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान और विज्ञान जब रहेगा तभी खेती दुगनी होगी। बिल्कुल। और किसान जुड़ भी सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत संभावनाएं खुली हुई हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो अनुसंधान केंद्र से पहले भी परिचित हैं। आप इस अनुसंधान केंद्र से जुड़े, जो हमारे किसान भाई हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, इससे जुड़ सकते हैं और इससे जुड़कर बहुत सारे लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आप इस अनुसंधान केंद्र के माध्यम से अपनी आय दुगुनी कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, अपना जीवन स्तर बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ICAR पलांडू जो है वो विकास को गति दे रहा है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। ICAR बहुत सारा काम कर रहा है, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, आपसे भी हम चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।